नमस्कार। पत्रकारिता और मीडिया इंडस्ट्री के चाल चरित्र को परखने के कार्यक्रम मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। टीआरपी घोटाले के रहस्योद्घाटन के बाद बार्क ने ऐलान किया है कि अगले 2-3 महीने तक वो न्यूज चैनलों की टीआरपी नहीं देगा। उसकी इस घोषणा का क्या मतलब है और उसका कोई संबंध हमसे आपसे है भी या नहीं, इन्हीं सवालों की पड़ताल आज हम करेंगे मीडिया वॉच में। हम ये भी देखेंगे कि तनिष्क के विज्ञापन के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले लोग कौन हैं और उनका एजेंडा क्या है। इसके अलावा आज तक समेत 3 चैनलों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसके प्रभाव को आंकने की भी कोशिश इस कार्यक्रम में हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मीडिया वॉच। ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क ने ऐलान किया है कि अगले 2-3 महीने तक वो न्यूज़ चैनल की टीआरपी नहीं देगा। ये ऐलान उसने इसलिए किया है क्योंकि मुंबई में घोटाला हुआ है, टीआरपी घोटाला हुआ है और आप जानते ही हैं कि रिपब्लिक टीवी और 2 मराठी चैनलों को इसमें शामिल पाया गया है, लिप्त पाया गया है। और मुंबई पुलिस का कहना यह है कि ये जो चैनल हैं वो उन दर्शकों को पैसा देते थे जिनके यहाँ टीआरपी नापने के मीटर लगे थे और उनसे कहा जाता था कि आप हमारा चैनल दिन रात देखिए और उससे उनकी टीआरपी में उछाल आता था। तो ये एक जो गोरख धंधा चल रहा था ये पकड़ में आया है और ये धंधा हो सकता है कि मुंबई के अलावा दूसरे शहरों में भी फैला हो और ये चैनल या और भी चैनल इस तरह की कोशिशों में लगे हों कि पैसे देकर अपनी टीआरपी बढ़ाई जाए। तो ये जो टीआरपी आती थी इसको लेकर बड़ा सवालिया निशान लग गया था और अब उसी से घबरा कर या उसी की चिंता में दुखी होकर बार्क ने यह ऐलान किया है कि अब वो टीआरपी 2-3 महीने तक नहीं देगा, अपने सिस्टम को सुधारेगा। सवाल उठता है कि वो अपने सिस्टम को सुधारेगा कैसे, क्योंकि ये पहली बार तो हो नहीं रहा है। इस तरह से टीआरपी खरीदने का मामला पहली बार नहीं आया है। बार्क जब से शुरू हुआ यानी 2015 से, तब से कम 2 और बार ऐसा हो चुका है। और उसके पहले जब दूसरी एजेंसी काम करती थी टेम इंडिया, तो उसके दौरान भी 4-5 बार इस तरह के मामले सामने आए थे, उस पर आरोप भी लगा था। और अभी हाल में रजत शर्मा ने आरोप लगाया था बार्क के अधिकारियों पर कि वो मिले हुए हैं TV9 भारतवर्ष से और इसीलिए उसकी टीआरपी में उछाल आ रही है। तो ये घपला, घोटाला, शक, शुबहा की जो बातें हैं वो अरसे से चली आ रही हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं ढूंढ पाया है। बार्क से उम्मीद की जा रही थी, बल्कि ये बना ही इसलिए था कि ये बहुत ही ऐसा सिस्टम डेवलप करेगा जिसमें इस तरह की छेड़छाड़ की गुंजाइश ना हो। लेकिन ये चल रहा है और लगातार चल रहा है। अब देखिए कि इसी साल अप्रैल में ट्राई ने, जो कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है, जिसने इस बार्क को 28 सिफारिशें भेजी थी कि आप अपने सिस्टम में ये सुधार कीजिए, क्योंकि उसके सिस्टम को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी। तो उन्होंने बहुत सारे सुधार बताए थे, लेकिन बार्क उसको ठंडे बस्ते में डालकर भूल गया था। वो सुधार करना नहीं चाहता था। सुधार के विरोध में उसने बल्कि बयान भी दिए गए थे बार्क की तरफ से। उसे लग रहा था कि ये बार्क की जो स्वायत्तता है उसमें दखलंदाजी है वगैरह वगैरह, बहुत सारे बहाने किए थे। लेकिन ट्राई ने कुछ ऐसे सुझाव दिए थे जैसे पूरे उसका जो गवर्नेंस है उसको सुधारने के लिए उसमें 50% जो सदस्य हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ना कि ये जो जिन्होंने मिलकर बार्क बनाया है वही लोग सब तय करें। लेकिन बार्क बनाने वाले अपना वर्चस्व कम नहीं करना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते और इसलिए ये सब चलता रहता है और इसी में पर्देदारी भी होती रहती है अपनी खामियों को छुपाने की, और ये लगातार हो रहा था। अगर सही समय पर इस तरह की उपाय लगातार करते रहता बार्क तो ये न होता। तो एक तो ये पक्ष है कि ये घोटाला बार्क की लापरवाही की वजह से हो रहा है। लेकिन मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ खींचना चाहता हूँ कि ये टीआरपी घोटाला आने के बाद ऐसा लगता है जैसे हमें ये बताया जा रहा हो कि टीआरपी घोटाला हो रहा है इसलिए आपका नुकसान हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, जबकि इसका हमसे आपसे कोई विशेष लेना देना नहीं है। ये टीआरपी का जो पूरा मेजरमेंट का खेल है वो दरअसल विज्ञापन दाताओं के लिए होता है और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं यानी चैनलों के मालिक हैं उनके लिए होता है। दर्शकों से इसका कोई लेना देना सीधे तौर पर नहीं होता है, क्योंकि जो टीआरपी के आंकड़े आते हैं उन्हीं के आधार पर विज्ञापन की दरें तय होती हैं
कौन किस चैनल को कितना विज्ञापन दिया जाए वो उससे निर्धारित करते हैं विज्ञापनदाता। तो इस स्तर पर अगर कोई घोटाला हो रहा है तो उस पर हम पर कोई असर नहीं पड़ता, वो विज्ञापनदाताओं पर असर पड़ता है। और चूंकि विज्ञापनदाताओं पर असर पड़ता है इसलिए घबराहट बार्क में मची हुई है। हालांकि विज्ञापनदाताओं ने मिलकर बनाई है बार्क एजेंसी, उसमें विज्ञापनदाता भी शामिल हैं और जो चैनलों के मालिक हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो भी शामिल हैं। तो इन्हीं की संस्था है ये। लेकिन जाहिर है कि जो पैसे खर्च कर रहे हैं विज्ञापनों पे, उनकी चिंता बढ़ गई है इस तरह के घोटाले के सामने आने के बाद। तो उनकी चिंता को संबोधित करने के लिए, एड्रेस करने के लिए बार्क ये कर रहा है। लेकिन हमको आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि टीआरपी अगर नहीं आती तो क्या होगा, या टीआरपी का सिस्टम थोड़ा बेहतर हो जाए तो क्या कंटेंट टेलीविजन चैनल्स का सुधर सकता है? नहीं। ये दरअसल टीआरपी एक बहुत बड़ी बीमारी है जो बाजार ने हमें दी है और जिसकी वजह से पूरा टीवी का कंटेंट प्रभावित हो रहा है। टीवी का कंटेंट दो स्तरों पर प्रभावित किया जा रहा है, एक तो टीआरपी के जरिए और दूसरा सरकार के जरिए। सरकार के दबाव काम करते हैं, सरकार के पास भी विज्ञापन देने की बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है, उससे भी वो नियंत्रित करती है। लेकिन टीआरपी जो है बाजार के एक हथियार के तौर पर काम करती है, औजार की तरह काम करती है। और जिस तरह का कंटेंट बाजार में बिक सकता है, जिसमें हल्का फुल्का, ज़्यादा दिमाग न लगाना पड़े, मनोरंजन हो, गंभीरता ना हो, सनसनी हो, जो तुरंत लोगों का ध्यान खींच ले, उस तरह के कंटेंट बनाने के लिए ये जो टीआरपी है फोर्स करती है। और इसी तरह से वो दर्शकों का दिमाग भी तैयार करती है, क्योंकि उसे ऐसे दर्शक चाहिए जो उसके प्रोडक्ट को खरीदें। ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे वो दर्शक खरीदारी वाले मूड में रहें और उसके प्रोडक्ट को गंभीरता से देखें और खरीदने के बारे में सोचें। तो जाहिर है कि अगर वहाँ दुख की खबरें होंगी या आप समझिए कि चिंताएं होंगी या गंभीर बातें होंगी तो उसका खरीदारी वाला मूड नहीं बनेगा। तो खरीदारी वाला मूड उस समय बनता है जब आप खुश होते हैं, मनोरंजन हो रहा होता है, तब आप सोचते हैं। तो ये टीआरपी का पूरा जो रोल है चैनलों के कंटेंट को बनाने बदलने में, वो इस तरह से है। और इसी ने इसको इतना हल्का और सतही बना दिया है, हमारे न्यूज़ चैनलों को, उसके प्रेजेंटेशन को, उसके कंटेंट को, पूरे समूचे कलेवर को। तो ये एक रोल रहा है। हम आज दूसरे जो सरकार का रोल है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरे तरह का उन्माद टेलीविज़न पर छा गया है, हिंदुत्ववाद छा गया है, जातिवाद छा गया है और इसी तरह की दूसरी चीज़ें आ गई हैं। तो एक जो अपर क्लास को टारगेट करके कंटेंट बनाने का एक फोर्स चैनलों पर डाला जाता है, वो अपर कास्ट और अपर क्लास, इन दोनों को टारगेट करके ख़ासतौर पे जो बड़ा मध्य वर्ग है, 20 करोड़ जिनकी क्रय शक्ति बहुत ज़्यादा है, जो खरीदारी कर सकते हैं, उनको टारगेट करके कंटेंट बनाया जाता है। तो ये जो टीआरपी रोकी जा रही है, इससे उस पर कोई असर नहीं पड़ना है, क्योंकि जो चैनलों के बीच होड़ है वो वैसे ही चलती रहेगी जब तक टीआरपी में ऐसे मानदंडों को शामिल नहीं किया जाएगा जिनसे ये पता चले कि ये चैनल ज़्यादा निष्पक्ष है, ज़्यादा संतुलित है, ये खबरों को तोड़ता मरोड़ता नहीं है। इस तरह की कैटेगरियाँ नहीं बनेगी, इस तरह से मानक नहीं बनाए जाएंगे कि कौन ईमानदार चैनल है, कौन खबरों को तोड़ता मरोड़ता नहीं है, कौन हर तरह की खबर देता है, किसानों की भी, मजदूरों की भी, गरीबों की भी, बेरोजगारों की भी। जब इस तरह के पैमाने आने शुरू होंगे तभी उसमें कंटेंट में बदलाव शुरू होना होगा। लेकिन इसमें विज्ञापनदाताओं की दिलचस्पी नहीं है, इसलिए बार की भी दिलचस्पी नहीं होगी और टीआरपी इसी तरह से काम करती रहेगी। इसलिए इसमें किसी तरह की राहत देखना बेमानी होगा। इसलिए जो टीआरपी घोटाला हुआ है वो उनकी चिंता का विषय है, हमारी चिंता का विषय नहीं है। टीआरपी अपने आप में एक घोटाला है। टीआरपी की वजह से जो कंटेंट का घोटाला हो रहा है वो हमारी चिंता की वजह हो सकती है और उसका तोड़ टीआरपी में नहीं है, टीआरपी के बाहर है, हमारे दबाव में है, हमारे बहिष्कार में कि हम इस तरह का कंटेंट नहीं देखेंगे, इस तरह के चैनल नहीं देखेंगे, इस तरह के प्रोग्राम नहीं देखेंगे और इस तरह के एंकर जो उन्माद पैदा करने वाले एंकरिंग करते हैं उनको नहीं देखेंगे। इस दिशा में जब हम सोचना शुरू करेंगे तब कंटेंट में कोई परिवर्तन आएगा, अन्यथा इस तरह से कोई भी बदलाव उसमें नहीं आ सकता।
पिछले कुछ वर्षों में देश का माहौल ऐसा बना दिया गया है जिसमें कोई भी समझदारी की बात करना खतरनाक साबित हो जाता है। कोई भी आपस में मेल जोल की बात करना, धार्मिक सांप्रदायिक सद्भाव की बात करना, एक दूसरे से मिलकर साझा संस्कृति को और विकसित करने की बात करना एक बड़ा ही ऐसा मसला बन जाता है जिस पर हमले एकदम से शुरू कर दिए जाते हैं। अब देखिए कि तनिष्क के विज्ञापन में, जो कि बहुत ही खूबसूरत विज्ञापन है जिसमें हिंदुस्तान की साझी संस्कृति को दर्शाया गया है और दोनों जो धर्म के लोग हैं वो एक दूसरे की परंपराओं का, रीति रिवाजों का कैसे सम्मान कर सकते हैं, करना चाहिए, ये दिखाया गया है। उस पर कट्टरपंथी जमात के लोग टूट पड़े हैं और जाहिर है कि उनकी मंशा क्या है, उन्हें ये पच नहीं रहा है और इसको उन्होंने नाम दे दिया है। उस पर आरोप लगा रहे हैं कि ये लव जिहाद को प्रमोट करता है, उसको बढ़ावा देता है। अब अगर आप सोचिए कि इसमें थोड़ा सा इस कहानी को उल्टा कर दीजिए कि अगर लड़की मुस्लिम होती और उसके पेरेंट्स, उसके सास ससुर जो उसमें दिखाए गए हैं वो हिंदू होते तो तब आपत्ति नहीं होती इन कट्टरपंथी तत्वों को, तब उन्हें ये बिल्कुल ठीक लगता है क्योंकि दूसरे धर्म की बेटी अपने यहाँ आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने धर्म की बेटी कोई दूसरे धर्म के लोग से के साथ ब्याही जाए ये उन्हें पसंद नहीं आता है। तो यही है एक अपनी तंग दिमाग और तंग दिल की सोच जिसमें अपनी दुनिया एक छोटे से कूप मंडूक जिसको बोलते हैं ना, कुएं में ही समाई हुई है, जबकि ये पूरी सभ्यता भारत की इसी तरह से निर्मित हुई है कि तरह तरह से लोग आए हैं, अलग अलग दिशाओं से आए हैं, अलग अलग नस्लों के लोग आए हैं और फिर यहाँ इकट्ठे होते रहे हैं। तो यहाँ कोई कहना चाहिए कि पवित्र या विशुद्ध या शुद्ध नस्ल का कोई व्यक्ति है ही नहीं, हम सब कहीं कहीं से आकर मिलकर बने हैं और ये चीज़ समझ में लोगों को नहीं आती है। वो अभी भी सोचते हैं कि वो शुद्ध रक्त आर्य की संतान है, जबकि अब कोई शुद्धता उस तरह की रह नहीं गई है, इतना मेलजोल हो गया है। तो इसमें इस पूरे विज्ञापन में इसी तरह की चीज़ दिखाई गई है और बड़ी खूबसूरती के साथ, प्रेम के साथ दिखाई गई है। लेकिन चूंकि ये इस तरह की चीज़ें एक हिंदुत्ववादी राजनीति जो चल रही है उसके एजेंडे के खिलाफ जाती हैं, इसलिए इस पर अटैक शुरू कर दिए गए और लगातार इस तरह की बातें की गई कि लव जिहाद से जोड़ा गया, धर्मांतरण से भी कुछ लोगों ने जोड़ने की कोशिश की। एक तरफ धर्मांतरण हो तो गलत है, दूसरी तरफ धर्मांतरण हो तो बड़ा अच्छा है, उसको घर वापसी का नाम दे दिया जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही कहना चाहिए कि भारतीय संस्कृति के विरोधी चीजें हैं, ये समझने वाली बात है और इनका एक अपना राजनीतिक एजेंडा है। बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं लेकिन इस विज्ञापन का विरोध कर रहे हैं, उनकी सोच को वो राजनीति प्रभावित कर रही है जिसमें इस तरह की चीजें हैं जो पूरे देश को हिंदू और मुसलमान में विभाजित कर रही है, उनको ध्रुवीकरण उनका कर रही है ताकि हिंदू तुष्टीकरण के जरिए हिंदुओं को बरगला कर एक वोट बैंक बनाया जा सके और उसके आधार पर इस देश की राजनीति पर हमेशा के लिए काबिज हुआ जा सके। तो ये मंशाएं बहुत सारे शासकों की रही हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल इस तरह की मंशाओं से संचालित रहे हैं, लेकिन आखिरकार सामाजिक विवेक कहीं ना कहीं जाकर जागता है और वो जाति धर्म के इन झगड़ों से ऊपर उठकर देश के भविष्य के बारे में सोचता है, देश की साझी संस्कृति और मेलजोल के बारे में सोचता है और भविष्य के साथ विकास के सपने बुनता है। इस तरह की जो तोड़ फोड़ वाली राजनीतिक कार्रवाई होती है वो दरअसल देश विरोधी होती है। सच माने तो यही देशद्रोह है जब आप इस तरह की चीज़ों पर अटैक कर रहे होते हैं जिनसे देश अंदर ही अंदर बंटता है और देश की जो सामूहिक शक्ति है वो एक उसके सकारात्मक दिशा में काम नहीं कर पाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा विज्ञापन था, इसका समर्थन हम सबको करना चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि टाटा जैसी कंपनी जो इतनी बड़ी है, विशाल है, वो डर गई और उसने तनिष्क के अपने इस विज्ञापन को कुछ समय के लिए या कह लें कि हमेशा के लिए, अब हमें जानकारी नहीं है, लेकिन विड्रॉ कर लिया। तो इस तरह की शक्तियों के सामने इतने बड़े साम्राज्य का घुटना टेकना बताता है कि जो पूंजीपति होते हैं, उद्योगपति होते हैं, दरअसल उन्हें अपने मुनाफे के अलावा कुछ नहीं सोचता है। वो समाज देश के बारे में
उतनी दूर तक नहीं सोचते। हालांकि टाटा समूह के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस मामले में साफ साफ दिख रहा है कि उसने उतनी दूर की नहीं सोची। उसने सोचा कि ये जो मेरा कारोबार है, देश भर में तमाम शोरूम है, जैसे गुजरात में शोरूम पर हमला भी किया इसी तरह के तत्वों ने, कट्टरपंथी तत्वों ने। एक चीज़ और यहाँ जोड़ने की बात है कि जो लोग लव जिहाद की बात करते हैं ना, दरअसल उनके अंदर प्रेम नाम की चीज़ नहीं होती है, उनके अंदर नफरत भरी हुई है, उनके अंदर कुंठा भरी हुई है। वो कुंठित हैं कि उन्हें कोई प्रेम नहीं करता या वो किसी को प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। तो जब भी इस तरह का प्रेम दिखता है कहीं भी, वो उसके प्रति हिंसक हो जाते हैं। तो ये जो पूरी बिरादरी है जो इस तरह की चीज़ों में लव जिहाद देखती है, वो दरअसल ऐसे ही लोगों की बिरादरी है। उनके अंदर प्रेम नहीं, वो प्रेम न बांट सकते हैं न प्रेम कबूल कर सकते हैं। इसलिए हमेशा एक तरह से हिंसक रवैये के साथ, आक्रामक रवैये के साथ इन पर टूट पड़ते हैं। और इससे बहुत ज़रूरी है कि हम सब इसके खिलाफ खड़े हों। जैसे कि जो कुछ कारपोरेट थे, उन्होंने ऐलान किया है कि वो कुछ न्यूज़ चैनल को, जो जहरीले न्यूज़ चैनल हैं, उनको विज्ञापन नहीं देंगे। जैसे बजाज और पार्ले ने ये ऐलान किया है। तो ये बहुत ही सकारात्मक ढंग है। जैसे ये कारपोरेट खड़े हुए, वैसे टाटा को भी खड़े होना चाहिए था। जैसे फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हुई जहरीले चैनलों के खिलाफ, बाकायदा रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ का नाम लेकर, उनके एंकरों का नाम लेकर, अर्णब गोस्वामी, नाविका कुमार वगैरह का, उन्होंने बाकायदा हाईकोर्ट में केस कर दिया। तो ये एक सीधी, जो कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए समाज में, और ख़ासतौर से ऐसे लोग जो सक्षम हैं, धनवान हैं, वो इस तरह की लड़ाई में पीछे क्यों हटे, क्यों घबरा कर पीछे हटना चाहिए। तो उम्मीद करना चाहिए कि टाटा को भी ये अक्ल आएगी, टाटा समूह को भी अक्ल आएगी, वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा और इस दिशा में कदम उठाने की कोशिश करेगा। और न केवल टाटा, बल्कि हम सबको भी ये सोचना चाहिए कि इस तरह की शक्तियों से हम कब तक ब्लैकमेल होते रहेंगे, कब तक ये हमें डरा धमका कर अपनी बातें मनवाते रहेंगे और इसी तरह से समाज में नफरत और हिंसा का जहर घोलते रहेंगे। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड एसोसिएशन ने 3 चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन 3 चैनलों में आज तक शामिल है, न्यूज़ 24 शामिल है और जी टीवी पर शामिल है। इन तीनों चैनलों से ऑन एयर माफ़ी मांगने को कहा गया है। आज तक पर 1 लाख का जुर्माना भी किया गया है। इन तीनों पर, आज तक पर ख़ास तौर पर यह आरोप है कि उसने सुशांत सिंह मामले में काफ़ी गड़बड़ियाँ की। पहला तो ये कि उनके नाम से जो ट्वीट उसने अपने चैनल पे दिखाया वो फर्जी था और उसने उसकी पुष्टि नहीं की, ना तो अपने स्तर पर ना किसी और से पुष्टि की और उसे दिखाया। हालांकि बाद में आज तक ने इसे हटा लिया था, लेकिन ये फर्जीवाड़ा उसके चैनल पर हुआ। इसके अलावा उसने जो बहुत सारी टैगलाइंस लगाई थी, उनमें से एक बहुत आपत्तिजनक मानी गई, जिसमें वो कहा गया था कि सुशांत सिंह कैसे हो गए हिट विकेट। अब जो व्यक्ति चला गया है, उसके जाने के बाद उसके मौत पर इस तरह से कमेंट करते हुए टैगलाइन लगाना निश्चित रूप से आपत्तिजनक है और उस समय जब ये लगाई गई थी तब भी इस पर आपत्तियां जाहिर की गई थी। बाकी जो 2 चैनल हैं उन पर यह आरोप था कि उन्होंने सुशांत सिंह के शव को बहुत क्लोजअप से दिखाया था और ये जो नियम है, आचार संहिता है, आचरण संहिता है चैनलों की, उसके खिलाफ है। कुछ और चैनलों ने भी है ये शो दिखाया था, लेकिन उन्होंने लॉन्ग शॉट से दिखाया था, क्लोजअप नहीं दिखाया था। तो इन 2 चैनलों को सिंगल आउट किया गया। आउट क्या किया गया कि इनके खिलाफ शिकायत आई थी और शिकायत के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। अब सवाल ये उठता है कि ये तो बहुत ही मामूली सी चीज़ें थीं जो पकड़ में आई हैं, जिन पर कार्रवाई की गई है और बहुत ही हल्की फुल्की कार्रवाई है, और इसका क्या असर पड़ेगा। अव्वल तो ये कि पहले क्या इस तरह की कार्रवाई हुई है और उनसे क्या हुआ है। हम जानते हैं कि पहले इस तरह की जब भी कार्रवाई की है तो कुछ चैनलों ने उसको माना है, कुछ ने नहीं माना है। इंडिया टीवी ने मानने से इनकार कर दिया था, जी टीवी ने मानने से इनकार कर दिया था। जब गौहर रजा के मामले में उससे कहा गया था माफ़ी मांगो, इंडिया टुडे ने भी मना कर दिया था।
तो इस तरह से जो बहुत सारे चैनल हैं वो इनके नियमों को या इनके आदेशों निर्देशों को या इसके द्वारा दिए गई सजाओं को मानने से ही इनकार कर देते हैं। इसीलिए NBSA जो है वो किसी काम का नहीं माना जाता। ये पूरा ढोंग ठतूरा हो जाता है, आत्मनियमन का एक जो छलावा गढ़ा गया है वो तार तार हो जाता है। तो ये NBSA ने, अब आप सोचिए कि दिक्कत ये है कि रिपब्लिक टीवी जिसने सुशांत सिंह मामले में सबसे ज़्यादा इस तरह की हरकतें की हैं, नियम तोड़े हैं, कानून तोड़े हैं, सनसनीखेज बनाया है, झूठ परोसा है, फेक न्यूज़ परोसी है, तमाम तरह के अपराध किए, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि वो NBSA का मेंबर ही नहीं है। NBSA के केवल 70 चैनल मेंबर हैं, न्यूज़ चैनल की बात कर रहा हूँ, केवल 70 न्यूज़ चैनल मेंबर हैं। और उन न्यूज़ चैनलों में आपके पास जो शिकायत आएगी तभी आप कार्रवाई करेंगे। आप सुओ मोटो या अपने से संज्ञान लेते हुए कुछ नहीं करेंगे। तो NBSA को बने इतने साल हो गए हैं, लेकिन उसका कोई प्रभाव मीडिया जगत में दिखता नहीं है। न्यूज़ चैनलों पर तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है। वो उसी तरह से बेलगाम है, उसी तरह से बगैर किसी जिम्मेदारी के कंटेंट को बनाते और दिखाते रहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि NBSA को होना ही क्यों चाहिए। अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की NBSA पर, जो उसकी एक और संस्था है NBA, जो कि मुख्य रूप से न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स पर ही नज़र रखती है, उस पर टिप्पणी की कि क्या आप केवल लेटर हेड में हैं, आप कुछ कार्रवाई करते भी हैं या दिखाने के लिए हैं। तो ये कड़वी टिप्पणी इस ऑर्गेनाइजेशन पर की गई है और इसीलिए की गई है कि NBSA NBA के रहने के बावजूद कोई कुछ भी असर न्यूज़ चैनलों पर नहीं दिख रहा है। वो मनमाने ढंग से अपना काम किए जा रहे हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में जो पहले एक ढोंग किया गया, पाखंड रचा गया कि आत्मनियमन से सारा ठीक हो जाएगा, चैनल जो न्यूज़ इंडस्ट्री है वो अपने को खुद दुरुस्त कर लेगी, उसको किसी के हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है, न सरकार हस्तक्षेप करे न कोई और बॉडी बने, इसका विरोध करते रहे हैं वो। तो इस मामले में और भी खुलकर सामने आ गया। अब देखिए तबलीगी मामलों में, तबलीगी जमात के मामले में कितनी चीज़ें हुई, लेकिन NBSA ने कुछ भी नहीं कहा, उसका कोई भूमिका दिखी क्या कहीं। इसी तरह से कंगना रनौत ने जो हंगामा खड़ा किया, या इस तरह के तमाम मामले, चीन के मामले को ले लीजिए, उस मामले में किया, तमाम तरह के जो उन्माद पैदा करने वाले ये हरकतें हमारे न्यूज़ चैनल रोज़ाना कर रहे हैं, कहीं कोई टिप्पणी, कोई एडवाइजरी जारी की हो NBSA के द्वारा या उसका उल्लंघन होने पर उसने कार्रवाई की हो, ऐसा कोई भी रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं आ रहा है। तो साफ जाहिर है कि NBSA बेकार संस्था है, उससे कोई उम्मीद नहीं रखी जानी चाहिए। और आत्मनियमन की जो पूरी अवधारणा है सेल्फ रेगुलेशन की, वो बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। और हमें एक अच्छे नियामक की ज़रूरत है जो सरकार से संचालित ना हो, जो इन चैनलों और विज्ञापनदाताओं के कंट्रोल में ना हो, इंडिपेंडेंट हो, पूरी तरह से ऑटोनॉमस हो और उसके पास अधिकार हो, सारे चैनल उसके अंतर्गत आए। ये ना हो कि अर्णब गोस्वामी को पसंद नहीं आया तो उन्होंने एक और नई बॉडी बना ली कि हम आपके अंडर नहीं आते, हम खुद तय करेंगे कि हम क्या करें। तो इस तरह की जो अराजकता फैली हुई है, इस तरह की जो मनमानापन दिखा रहे हैं चैनल, उनके संपादक और एंकर, उनका पर कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक मीडिया काउंसिल बने। और सुप्रीम कोर्ट जब अभी सुनवाई कर रहा है तो उसे सरकार को और पूरे जो इंडस्ट्री के लोग हैं और पत्रकार जगत है उन सबको करीब लाकर इस दिशा में कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो दोस्तों, ये इस अंक की 3 प्रमुख घटनाएं मैंने ली थी, लेकिन जाते जाते 1-2 घटनाओं का और जिक्र करना चाहता हूं। एक तो ये कि पहले मैंने किसी एपिसोड में चर्चा की थी कि किस तरह से जो प्रसार भारतीय जो दूरदर्शन चलाती है वो PTI नामक न्यूज़ एजेंसी का गला घोंटने की कोशिश कर रहा है, उस पर बेतुका आरोप लगाकर, और फाइनली अब उसने कहा है कि वो PTI की सर्विस नहीं लेगा। जाहिर है कि वो कोई ऐसी सर्विस खड़े करना चाहता है जो हिंदुत्ववादी हो, जो सरकारी एजेंडे के हिसाब से चल सके। हालांकि PTI भी बहुत ज़्यादा स्वतंत्र नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें एक हद तक स्वतंत्रता है और वो सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रही है। और दूसरी घटना ये है कि कारवां के एक और पत्रकार को दिल्ली में पीटा गया है, उसे परेशान किया गया है पुलिस के द्वारा। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ एक एपिसोड में कि कैसे उसके 3 जर्नलिस्टों के साथ
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दुर्व्यवहार किया गया और पुलिस वाले देखते रहे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इन दुखद घटनाओं के साथ आज का अंक यहीं ख़त्म करता हूं। उम्मीद है कि आपको मीडिया वॉच का ये एपिसोड पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन भी दोस्तों ने अभी तक डीवी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले शनिवार को मैं फिर हाजिर होऊंगा पूरे हफ्ते की जो प्रमुख मीडिया घटनाएं हैं उनको लेकर, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।